नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इन्वेस्टर एजुकेशन सीरीज के पार्ट 4 में। और अब तक 3 पहले के एपिसोड्स में आपने सीखा कि मार्केट की पहचान करें कैसे, सस्ता है या महंगा है, डिसिप्लिन कैसे रखें और अपना रिस्क प्रोफाइल खुद कैसे एनालाइज करें। आज हम बातचीत करेंगे कितना पैसा कहाँ लगाएं, जिसको बहुत पॉलिश्ड लैंग्वेज में कहा जाता है एसेट एलोकेशन कैसे करें। तो मैंने जो सीखा है बहुत ही कंजर्वेटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सुबरेंस नहीं है, लेकिन एक सही तरीका है आपको अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाने के लिए। चलिए बिना समय लिए हुए शुरुआत करते हैं कि आपको पैसा कहाँ से, कैसे और कितना लगाना चाहिए। कितना पैसा कहाँ लगाएँ? ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे आपके जीवन में एक फैसला होता है कि मान लीजिए आपकी इन्वेस्टेबल सरप्लस है, जो हमने आपको अब तक सिखाया कि टेक होम सैलरी का 20% आपको निवेश ज़रूर करना चाहिए। तो आप कैसे निवेश करें, कहाँ निवेश करें, किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट में निवेश करें, उसको एलोकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए उसकी हम शुरुआत करते हैं। कहाँ निवेश करना चाहिए आपको पैसे? सबसे पहले तो अपने जो पैसे हैं अपने निवेश वाले, उनको आप 4 हिस्सों में बाँट दीजिए। तो हर आदमी की अलग-अलग कॉर्पस होगा। मैंने कहा 20% मिनिमम टेक होम सैलरी का होना चाहिए। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपके पास आप लोग 2 लोग मिलके कमाते हैं, तो दोनों लोग मिलके बड़ा पूल बना सकते हैं, या कहीं और से आपकी अर्निंग हो रही है, उसको भी इसमें शामिल कर सकते हैं। बट बेयर मिनिमम 20%, उससे ज़्यादा आप कुछ कर सकते हैं। 4 हिस्सों में बाँटिए। पहले 50% हिस्सा आपका, अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, तो आपका लार्ज कैप में होना चाहिए। लार्ज कैप स्टॉक्स भी हो सकते हैं, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं। बट जब मैं लार्ज कैप की बात कर रहा हूँ, तो बड़ी कंपनियों में, जो बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी है देश की, जिनका 20-30 साल का रिकॉर्ड है काम करने का, उनका मार्केट कैप लाखों करोड़ का हो चुका है, देश दुनिया में लोग उनको जानते हैं और वो एक बड़े बिजनेस के तौर पर है। यानी जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, उनमें आप लगाएँ, या जो ब्लू चिप फंड है, अ, बहुत अच्छे लार्ज कैप फंड हैं, उसमें आप लगाएँ। किस फंड में लगाना ये मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन पहला 50% यानी जो इन्वेस्टेबल इनकम है, उसका आधा हिस्सा आपका इसमें जाना चाहिए। अब जो बाकी आपका 50% बचा, उसमें से 20% मिड कैप और स्मॉल कैप वाले फंड में डालिए, या डायरेक्ट इक्विटी में डालिए, जहां आपको समझ में आता है। अब से 3 एपिसोड पहले आप सीख चुके हैं कि कैसे एनालाइज करना है, कैसे अपना रिस्क देखना है, कैसे पढ़ाई लिखाई समझदारी करनी है, फिर लगानी है। तो जो भी करना है समझ के करना है। तो 20% मिड और स्मॉल कैप में डालिए। फिर 20% जो आपका बचता है, उसको आप डेट इंस्ट्रूमेंट, जो प्योर डेट इंस्ट्रूमेंट, मैं डेट फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, प्योर डेट इंस्ट्रूमेंट है, एफडी कर सकते हैं आप, पीपीएफ में डाल सकते हैं आप, आरबीआई के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में डाल सकते हैं आप, और आखिरी का जो 10% हिस्सा बचता है, उसको गोल्ड में निवेश करिए। और मेरा विशेष ये निवेदन है आपसे, आग्रह है कि आप फिजिकल गोल्ड में करिए। मैं पेपर गोल्ड करते हैं लोग, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फिजिकल गोल्ड में करिए आप। ज्वेलरी मत खरीदिएगा प्लीज़। जो महिलाएँ देख रही हैं, मैं उनसे माफ़ी माँग रहा हूँ पहले ही, ज्वेलरी मत खरीदिएगा। कॉइन खरीदिए, बिस्किट खरीदिए, जो भी मिले, लेकिन क्योंकि ज्वेलरी में मेकिंग चार्ज बहुत बुरी तरह से कटता है। तो जब आप बेचने जाओगे तो आपको कम पैसे मिलते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि जो जो गोल्ड फिजिकल खरीदें आप, वो बिस्किट या कॉइन खरीदें। अब ये जो फ़ॉर्मूला हम बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? देखिए, आपने अब तक इससे पहले एपिसोड में क्या देखा, क्या सीखा कि जो लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न है, वो 12-13% का बनता है। ठीक है? आप एसआईपी करें, लमसम करें, कुछ भी करें, लेकिन अगर आप 10-15 साल के लिए निवेशित हैं, तो 12-13, बहुत अच्छी किस्मत हुई तो 15% का एवरेज रिटर्न आपको मिलेगा। ऊपर-नीचे मार्केट होते रहते हैं। तो इसलिए ज़्यादा पैसा जब आप लार्ज कैप में लगाएँगे, तो आपका रिस्क कम हो जाएगा, रिस्क हेज हो गया, राइट? थोड़ा रिस्क कम हो गया आपका, क्योंकि आपने बड़ी कंपनियों में लगाया है। तो बड़ी कंपनियाँ जब चलती कम है, तो गिरती भी कम है ना? जो लार्ज कैप, अल्ट्रा लार्ज कैप या ब्लू चिप कंपनीज़ हैं, अगर वो 10% गिरती हैं, तो 10% चलती भी हैं।
यानी ना बहुत गिरती ना बहुत चलती, तो एक स्टेबिलिटी आपके निवेश को मिलेगी, फंड को मिलेगी, तो इसलिए 50% लार्ज कैप। लेकिन मिड और स्मॉल कैप से अल्फा जनरेट कर होता है। अभी अल्फा क्या है, एक नया वर्ड हमने फिर लिया आपके सामने। अल्फा का मतलब ये होता है कि जो मार्केट रिटर्न है उससे ज्यादा, यानी 12-13% का अगर निफ्टी रिटर्न दे रहा है तो मिड कैप का रिटर्न ज्यादा होगा, 15-16-17 है। वो गिरते भी उसी बुरी तरीके से हैं, और एक बार गिर गया तो दोबारा कब चलेंगे पता नहीं किसी को। अभी आपने देखा कि पिछली फॉल में मिड कैप स्टॉक 50 से लेकर 70% तक गिरे। क्या पूरा रिकवर हुए मुझे पता नहीं, आप लोग खुद अपने अपने पोर्टफोलियो देखिएगा। तो मिड कैप से आपको अल्फा मिलता है, लेकिन वो टॉपिंग हो सकती है। आप उल्टा नहीं कर सकते कि 50% मिड कैप स्मॉल कैप में, 20% लार्ज कैप में। नहीं नहीं नहीं, लार्ज कैप में 50%, तो आपने एक तरीके से रिटर्न अपना सिक्योर किया। उसके बाद चलिए आइसिंग ऑन द केक है, तो आपने 20% मिड कैप और स्मॉल कैप में डाली। जब मिड कैप और स्मॉल कैप में आप डालेंगे और थोड़ा लंबा होराइजन आप रखेंगे, रिव्यू करते रहेंगे 3-3 साल में, तो आपको अल्फा मिलेगा। तो आपका रिटर्न जो 12-13 निफ्टी वाला है वो बढ़ के 15 हो सकता है। तो इसलिए उसमें एक फ्लेवर डालने के लिए, जैसे चाट में मसाला डाला जाता है, तीखा बना अचार खाया जाता है खाने के साथ, तो वैसे ही आप मिड और स्मॉल कैप में 20% पैसा एलोकेट करें। फिर 20% आपको एफडी, पीपीएफ, आरबीआई बॉन्ड में डालने, जो आपको कन्वीनियंट लगे, जो आपको समझदारी वाला लगे, जो आपको अच्छा लगे, उसमें 20% डालिए, जहां पे आपको एक तरीके से नियर गारंटीड रिटर्न मिलता है। इन तीनों में अगर आप देखेंगे तो मुझे पीपीएफ ज्यादा पसंद है। तीनों की चूंकि अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। एफडी में आप टेन्योर चुन सकते हैं कि 3 साल, 5 साल, 10 साल, कितने साल के आप एफडी करेंगे। पीपीएफ में आपको 15 साल का लॉक इन होगा, और आरबीआई का फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, उसमें 7 साल की लॉक इन होगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, तीनों डेट इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन तीनों के अलग फीचर्स हैं। मेरे हिसाब से पीपीएफ ज्यादा अच्छा, क्योंकि उसमें एज ऑन डेट अभी तक टैक्स कंप्लायंस बहुत अच्छा है। उसमें ट्रिपल ई लगता है, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। जब आप निवेश करते हैं तो टैक्स फ्री, 1.5 लाख की सीमा के अंदर 80C में ही आता है वो, तो वो टैक्स फ्री हो जाता है। फिर उसमें जो ब्याज बनता है वो भी अभी तक टैक्स फ्री था, लेकिन अब एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा ब्याज होने पर टैक्सेबल बनाया है निर्मला मैम ने, तो उस पर नहीं जाते बहुत ज्यादा डिटेल में। और जब आप निकालेंगे तो भी आपको टैक्स की बचत होगी। आरबीआई बॉन्ड में आप जाएंगे, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में, तो इसमें नॉर्मल टैक्सेशन है। जिस जिस भी ब्रैकेट में आप आते हैं, 10, 20, 30, 25, 15, वो टैक्स रेट आपके ऊपर लगेगा। 10% का टीडीएस भी कटेगा, लेकिन हर 6 महीने बाद आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको। तो आप आरबीआई बॉन्ड ले सकते हैं, लेकिन इसमें 7 साल से पैसा पहले निकल नहीं सकता है। केवल एक ही कंडीशन है कि आपकी उम्र 60 साल से ऊपर हो। उसमें भी बहुत सारे पेच हैं। तो खैर जो भी है, जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट इसमें पसंद है, उसमें 20% डालिए, क्योंकि इससे आपका रिटर्न सिक्योर्ड हो जाएगा, नियर गारंटीड है कि जब जितना प्रॉमिस किया गया उतना रिटर्न आपको मिलेगा। 10% गोल्ड में जरूर डालिए साहब, क्योंकि गोल्ड इन्फ्लेशन का हेज है, गोल्ड ओवर डेट का हेज है। जब एसेट क्लासेस में ऊपर नीचे होता है तो गोल्ड में एक स्टेडी रिटर्न बनता है। अब एक बहुत दिलचस्प बात है कि पिछले 20 सालों में दुनिया के सिर्फ 2 बाजार हैं जिन्होंने गोल्ड को बीट किया है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, गोल्ड के रिटर्न को बीट किया है। उनमें से एक इंडियन मार्केट है, लेकिन वो भी 0.9%। तो गोल्ड को जो लोग हल्के में लेते हैं, अरे गोल्ड में कौन पैसा लगाए यार, गोल्ड नहीं साहब, गोल्ड बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट का है। फिजिकल गोल्ड रखिए आप, रसीद के साथ रखिए आप, और उसका रिटर्न पिछले 20 सालों का 12-13% का है। प्लस आपको एक बहुत अच्छी सिक्योरिटी मिलती है, और हाईली लिक्विड है। किसी भी एसेट क्लास से ज्यादा लिक्विड अगर कोई चीज है तो वो गोल्ड है, शेयर से ज्यादा। आज आप शेयर बेचेंगे, कल आपके अकाउंट में पैसा आएगा। गोल्ड अभी इसी समय दुनिया के किसी भी कोने में जाके आप बेच सकते हैं। आप अपने ज्वेलर के पास जाइए, बैंकर के पास, कहीं भी जाके आप गोल्ड कभी भी बेच सकते हैं। गोल्ड हाईली लिक्विड एसेट होता है। ठीक है, प्राइस में आप, आपको इंस्टेंट रात में 2 बजे बेचना है तो आदमी कहेगा नहीं, 90,000 का भाव चल रहा है तो मैं तो 88,000 ही दूंगा, वो अलग चीज है। लेकिन लिक्विडिटी के मामले में उसका कोई तोड़ नहीं। तो गोल्ड में भी आप 10% जरूर डालिए। इस तरीके से अगर आप अपने एलोकेशन को करते हैं तो आपका फायदा क्या होगा, आपको रिस्क कम होगा, आप हेज कर पाएंगे। और अगर एक एसेट क्लास, मान लीजिए उदाहरण के लिए गोल्ड नहीं चल रहा, मान लीजिए गोल्ड स्टडी हो गया कि 3 साल तक गोल्ड नहीं चला, तो इसका मतलब ये है कि आपका इक्विटी मार्केट चल रहा है। इक्विटी मार्केट नहीं चल रहा है तो आप डेट वाला चल रहा है। तो कोई ना कोई एसेट क्लास आपको
ऊपर बनाए रखिएगा और इससे आपको फायदा होगा। तो हमेशा इसलिए अपने जो पूरे पैसे हैं उनको बाँट के रखिए, 4 हिस्सों में बाँटिए, 50, 20, 20 और 10 इस तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट करिए। तो इस एपिसोड का मकसद ये था कि आप अपने को कैसे बाँटें, कैसे एसेट रोटेशन को करें। हमने रियल एस्टेट इसमें इसलिए शामिल नहीं किया है, बावजूद इसके कि रीट्स हैं, कि उसमें हम एक अलग से वीडियो बनाएँगे क्योंकि उसमें मेरे बहुत क्रांतिकारी विचार हैं। तो वो इस छोटे से वीडियो में शामिल नहीं हो सकता था। उसके लिए मैं एक अलग से बनाऊँगा कि रियल एस्टेट में कब निवेश करें और क्यों निवेश करें और क्यों ना निवेश करें? इन तीनों सवालों का जवाब मैं अलग से दूँगा। आज हमने सिर्फ़ इसमें इन वाले एसेट क्लास को रखा है। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, समझ में आया होगा। अपने विचार ज़रूर लिखिएगा, कमेंट करिएगा और अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर